नमस्कार बच्चों, आपके लिए अब बहुत भयंकर वाली सूचना लेकर आए हैं। द एक्सप्लोजिव आरडीएक्स सर, हमारे इंसाफ सर और मैं आशीष बंसल। और बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है सर। इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे करके रिवील करें या एक साथ ही? धीरे धीरे का मजा धीरे धीरे का मजा अलग है, ये बात सही बोली इन्होंने। धीरे धीरे का मजा अलग है। हालांकि ये खुद एक एक्सप्लोजिव आरडीएक्स एंटिटी की तरह जाने जाते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं, धीरे धीरे का मजा अलग ही है। ठीक है ना? तो हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, एक ऐसा कोर्स जो कि मैं अगर अपने दिनों को याद करता हूं तो मेरा एकेडमिक्स जो भी था शायद आज उससे बहुत बेटर हुआ होता अगर मेरे पास इस तरह का कोर्स अवेलेबल होता। सर, जब हम 11th से 12th में आते हैं तो उस समय जो टेंशन होता है वो तो मतलब एक खतरनाक वाला लेवल ही होता है और काफ़ी डर लगता है कि अब कैसा करें। तो उसके लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस तैयार है सर, तो मैं उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। तो देखो, एक तो ये है कि क्लास 11 से 12th ट्रांजिशन अगर बच्चा कर रहा है तो कैसे करे? 11 से 12th का ट्रांजिशन वो कैसे करे? आइडियल ट्रांजिशन कैसे होना चाहिए, ये आप बताएं सर। बिल्कुल ठीक बात है सर। 11th में जब पहली बार बच्चा आता है तो 11th क्लास में जैसे वो मूव करता है तो उसके लिए सब कुछ नया होता है। सही है। 10th क्लास पढ़ने का तरीका अलग है। 11th क्लास में जब बच्चा आ रहा है तो उस टाइम पर उसके लिए सब कुछ चीज़ें अलग हो जाती है। उसे नए सब्जेक्ट और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की फॉर्म में, जहाँ पर उसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है। और उन चीज़ों को जब वो डील करने लगता है तो उस नन्हे बच्चे के लिए, जो 11th क्लास का बच्चा है, वो सब एक बर्डन वाली बातें हो जाती है। तो वो उन चीज़ों को डील करते करते कहीं ना कहीं अपने आप को लैग फील करता है कि यार मैं पीछे रह रहा हूँ। कुछ स्पेशल टॉपिक्स जिनमें कि उसको लगता है कि मुझे अच्छा करना चाहिए था लेकिन वो किसी वजह से नहीं कर पाया है, तो उसको ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसी कि यार उसको एक बार उन टॉपिक्स में बूस्टअप मिलना चाहिए जो उसके 12th क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 11th क्लास में बहुत सारा टाइम तो इसी बात पे निकल गया कि यार ये नया क्या आ गया है, अब इसे मैं कैसे डील करूं। पहले तो क्या होता था, स्कूल्स में हमें सर मैम यहाँ से यहाँ तक का पैराग्राफ ऐसे लगा के दे देते थे ब्रैकेट, कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है आपको और आंसर लिख देना है। लेकिन अब हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं और ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, उनमें से कौन सा मोर करेक्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो अब उसके लिए ये जरूरी है कि वो 12th क्लास में अगर आए तो 12th क्लास में 11th का जो उसका नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो 12th के लिए काम आते हैं, अगर वो कमज़ोर रह जाएंगे तो 12th भी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ज़रूरी है कि 11th का पहले उसका नींव मजबूत हो जाए सर। सही बच्चों, तो इन्होंने मतलब कुल मिला के समझाया कि हम जब अपने घर से दफ्तर या किसी भी जगह पर जाते हैं तो हमारे को इम्पोर्टेंट जगहों को क्रॉस ओवर करने के लिए अगर स्मार्ट रास्ते चुनने हैं तो एक प्रॉपर ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है, और उसी पर हम धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन एक और परेशानी होती है आरडीएक्स सर कि जैसे 11th के अंदर बच्चे की थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि भैया यार 11th मेरी अच्छी नहीं हो पाई है, ड्यू टू एनी XYZ रीजन्स, मे बी फैकल्टीज वर नॉट अप्रोप्रिएट और द कंडीशंस वर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मी टू स्टडी, कुछ भी हो सकता है। तो अब इस दौरान बच्चे में कभी कभी ऐसा रिलैक्सेशन पीरियड आता है कि यार मैं इन चीज़ों को शायद भूल गया हूँ, या मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं नहीं कर पाऊँगा, तो क्या मैं इसको छोड़ के वापस से रीस्टार्ट करूं या उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई चैनल है कि मैं अपना साल वेस्ट किए बगैर भी आई कैन गो अहेड अनऑब्स्ट्रक्टेड? तो आपके इस पे क्या वक्तव्य है सर? थैंक यू बंसल सर। सर, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली जब बच्चा 10th क्लियर करके कंपटीशन की तरफ मूव करता है, मे बी नीट, मे बी जेई, हम लोग थोड़ा नीट स्पेसिफिक बात कर रहे होंगे फिलहाल में, तो उसके पास उसको दिखता है कि मेरे पास 11 12 2 साल है, तो थोड़ा सा वो रिलैक्स्ड रहता है। 11th में बहुत बच्चे मेहनत करते भी, शुरुआत में हर जगह का ऐसा है, इवन हम लोग भी ऐसे ही रहे हैं। आई होप मैं अपने बारे में तो बात कर ही सकता हूँ कि जब आप किसी चीज़ की तैयारी करने जाते हो तो शुरू के 2-3 महीने आप बहुत दम लगा के मेहनत करते हैं, पर धीरे 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 थोड़ा सा सैचुरेशन आता है, और या तो आप मेहनत करना बंद कर देते हैं या आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपका माइंड बहुत डाइवर्ट होता है, तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन थोड़ी सी लैग करने लगती हैं। तो होता क्या है कि जो मेहनत हमने शुरू में दिखाई, अगर वो हम पूरे साल भर कंटिन्यू कर लेते तो हमें जिस लेवल पे होना चाहिए हम उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिलो पार रहते हैं।
तो बच्चा क्या सोचता है कि 11th जब खत्म होने लगती तो उसको एक तरह की चिंता ये सताने लगती कि अब मेरे पास एक ही साल बचा, क्योंकि 11th में मैंने उतनी मेहनत नहीं करी जितनी मुझे कर लेनी चाहिए थी या जितना मैं केपेबल था। तो थोड़ा सा घबराहट आती है, और हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है जब उसके पास टाइम लिमिटेड रहता है और उस लिमिटेड टाइम में उसको 11th भी पढ़ना है, 12th भी पढ़ना है, बोर्ड्स भी देने, तो बच्चा थोड़ा सा घबराता है। पर बच्चों को ये समझना जरूरी है कि 11th में जो भी उसने मेहनत करी, भले वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन अगर वो चाहे तो 11th के कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स वो पढ़ के 12th में जा सकता है जो उसे 12th में फुली काम में आने वाले हैं। तो उसे 11th में उतना ज्यादा मेहनत करना वैसे तो चाहिए था, लेकिन अगर नहीं भी कर पाया है तो 12th में जो करिकुलम होता है, खासकर कोटा कोचिंग का जो करिकुलम है या अनअकैडमी का जो करिकुलम है, वो ये कि हम 12th तो पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ 11th भी पढ़ा रहे होते हैं बच्चे को। तो अगर उसका 11th थोड़ा वीक रह भी गया है इन केस, है ना, किसी भी वजह से, तो आराम से 12th में कवर कर सकता है। दूसरी बात, बच्चा कई बार घबराता है कि यार मैंने 11th में पढ़ा तो था, पूरे साल भर मेहनत भी करी थी, फिर भी मुझे नहीं आया। तो मेरे हिसाब से बच्चे को ये समझने की जरूरत है कि हर सब्जेक्ट का एक ग्रांटेड टाइम होता है। आप जब तक उस सब्जेक्ट को उतना समय नहीं देंगे, आप उस सब्जेक्ट को सीख नहीं सकते। बचपन में ABCD सीखी थी, तो A फॉर एप्पल लिखने के लिए भी साल भर A फॉर एप्पल ही लिखा था, तब जाके आज हम A फटाफट लिख पाते हैं। तो ऐसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, उसको आप सोचेंगे कि 3 महीने में सीख जाऊं, 6 महीने में सीख जाऊं, साल भर में सीख जाऊं, ऐसा नहीं होता। हर एक सब्जेक्ट का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, वो जब तक आप उस सब्जेक्ट को नहीं देंगे, वो अप्रोप्रिएट टाइम नहीं देंगे, आप उस सब्जेक्ट पे कमांड नहीं ला सकते। तो बच्चे को मेरे हिसाब से घबराने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, आराम से 12th में कर सकता है। अब सर आशीष बंसल सर जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये खुद जवाब देने जवाब देने की बारी है, और ये अनुभव के सागर हैं, मतलब हम दोनों में ज्यादा अनुभवी यही हैं। तो मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि 11th के ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो बच्चा अगर पढ़े, दोबारा से उसको अगर रिकॉल करवाया जाए तो उसकी 12th ज्यादा अच्छी हो जाए, 12th पढ़ना आसान हो जाए उसके लिए। आप अनुभव से बताइए सर इस बारे में बच्चों को। चलो, ये बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि इंसाफ सर हमारे बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं, है ना। हम तो इनके साथ खड़े होने में मतलब बहुत ऊंची बात से गर्व समझ लेते हैं, है ना। लेकिन एनीहो, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं। सी आई डू नॉट मच स्पेसिफिकली नो अबाउट बायोलॉजी एंड फिजिक्स, लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में एक तो इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन हुआ, मोल कॉन्सेप्ट हुआ। इनऑर्गेनिक में आते हैं तो पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग। अब ये टॉपिक ऐसे नहीं है कि हम कुछ दिनों में सब कुछ बता देंगे, लेकिन उतना जितना की रिक्वायरमेंट है कि हमें किस दिशा में सोचना है, ठीक है ना बेटा। क्या होता है कि हमें अगर डायरेक्शन मिल जाती है तो डायरेक्शन मिलने के बाद में फिर प्रोसेस की बारी आती है, तो प्रोसेस के लिए लगती मेहनत। लेकिन क्या होता है बेटा, 11th के अंदर अगर हम प्रॉपरली पढ़े नहीं हैं तो हम डायरेक्शन लेस हैं। तो ये वाला कोर्स जो है वो मतलब मोस्टली ऐसा नहीं कि ये ऐसा कुछ हम घोल के पिला देंगे कि आपका बस उसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नो, उसके बाद भी आपको रेगुलर टच में रहना पड़ेगा, लेकिन कम से कम एक डायरेक्शन देखने को मिलेगी। मुझको लगता है कि सी इफ आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम नॉट डन विद द ब्रिज कोर्स, और मैंने अभी तक क्लास 11th किया है, तो मेरे ब्रिज कोर्स में क्यों करूं? तो मेरे को उसका जवाब ये आता है कि ब्रिज कोर्स करने से आपके 11th के कुछ टॉपिक, केमिस्ट्री में बात करें तो जैसे मैंने बताया इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री हुआ, पीरियोडिक टेबल हुआ, केमिकल बॉन्डिंग हुआ, इसका एक हमें दिशा पता पड़ जाएगी कि कैसे इसको पढ़ना चाहिए, है ना। पढ़ना तो ठीक है, डिटेल में होगा वो तो बाद में होगा ही होगा, लेकिन पहले एक बार डायरेक्शन मिल जाएगी तो हमारे लिए चीज़ें बहुत सरल हो जाएंगी। बायोलॉजी के अंदर भी देखते हैं कि बच्चे थोड़े फिजियोलॉजी में मेरे ख्याल से जो एनिमल फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, बेसिक पार्ट है। बॉटनी वाले के अंदर भी, बॉटनी वाले के अंदर जैसे बेसिक पार्ट है एनिमल टिश्यू, सेल बायोमोलिक्यूल, ये बच्चे को आना ही चाहिए, इनसे टच होना चाहिए उसका, ताकि उसका जो 12th वाला पार्ट है वो उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा सर। और फिजिक्स में मैं देखता हूँ कि यूनिट डायमेंशन हुए, वेक्टर्स हुए, और ये जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है ना, ये मैकेनिक्स वाला पार्ट, इसमें बेसिक मैथमेटिक्स में भी बच्चे जो है वो थोड़े कमजोर होते हैं, तो उनको वहीं से, और वैसे जो है मेरे हिसाब से हाँ जरूरी है। तो ये सारा कुछ जो है अगर हम कुछ समय के अंदर बच्चों को एक डायरेक्शन भी दे पा रहे हैं, और अगर बच्चे का उस डायरेक्शन लेकर अगर वो प्रॉपर अपना रास्ता ढूंढ पा रहा है, तो ये मेरे ख्याल से मतलब इससे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती है। और जिस प्रकार का जो टीम अभी बताएंगे आपको, पूरा अभी पर्दाफाश होगा इस टीम का, वो टीम के आप जब चेहरे देखोगे तो आपके मतलब चेहरे आपके खिल जाएंगे दूर से बैठे बैठे ही, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से दिस इज नेवर अ मिस अपॉर्चुनिटी है। तो
तो मेरे ख्याल से आपको जितना जल्दी हो सके, जैसे ही आपको ये सूचना मिले, अपने तक मत रखो, दूसरों को भी बताओ, और दूसरों को बताओ कि बहुत बड़ा फायदा होने वाला है. वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी नाइस डायरेक्शन ऑफ हाउ टू गेट इनटू द फ्यूचर स्टडीज. हम 12वीं की पढ़ाई कैसे करें, साथ में नीट की तैयारी कैसे करें, उसके लिए बहुत ही बढ़िया ये ब्रिज कोर्स है, ऑफ वेरी स्मॉल स्पेन ऑफ टाइम, बट स्मॉल स्पेन ऑफ टाइम बट अनलिमिटेड स्पेन ऑफ नॉलेज. ये वाला कोर्स है, मतलब ये समझ लो आप. आकाश. हाँ सर. तो बच्चों, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर. आपने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि क्या ऐसी अगर एक अपॉर्चुनिटी हमें हमारे समय पे मिली होती तो हम पता नहीं क्या क्या कर देते, कहीं झंडे गाड़ देते, कुछ होता. तो क्या आप इसी ब्रिज कोर्स के बारे में बात कर रहे थे? यस यस, ये वाला ब्रिज कोर्स है, और ये देखो पर्दाफाश हो चुका है उसका. भाई सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो ब्रिज कोर्स ला रहे हैं आपके लिए, है ना, इसके बारे में भी आकाश सर आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देंगे डिटेल में. बट मैं कुछ चीजें आपको बता दूं. 11th में अगर आपका 11th वीक भी रह गया है और आप 12th में जाना चाहते हैं कंपटीशन में, तो बच्चे को ये रहता है कि भाई मेरा 11th वीक रह गया तो मैं 12th कैसे करूंगा. तो हम इस ब्रिज कोर्स में बहुत कम समय में, क्योंकि सारे टीचर्स काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, सबको अपने सब्जेक्ट का बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, तो सब आपको ऐसी प्रिपरेशन कराएंगे कि आपके 11th के वो पॉइंट्स जो आपको 12th में काम आने वाले हैं, वो 12th स्टार्ट होने के पहले ही पढ़ा दिया जाएगा. और फिर जब 12th का कोर्स चलेगा तब 11th तो हम बाद में खैर आपको कराएंगे ही कराएंगे, बट इस ब्रिज कोर्स के साथ आप जब 12th में एंटर करेंगे तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एंटर कर रहे होंगे कि हाँ, मुझे जो चीजों की जरूरत 12th में पढ़नी थी, भले मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अब मैं उसके बारे में काफी कुछ हद तक जान चुका हूं और मैं कॉन्फिडेंटली क्लास में बैठूंगा, आंसर दे सकता हूं. अब आप देख सकते हैं इस ब्रिज कोर्स में, तो आपके सामने फिजिक्स की टीम में आप देख सकते हैं परवेज खान सर, आशीष गुप्ता सर, सिकंदर सर है, लेजेंडरी फिजिक्स टीचर्स. केमिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा आपको, योगेंद्र यादव सर है, टीएनएम सर है, ठीक है. इसके अलावा बायो में इंसाफ सर, डीएसपी सर, दिनकर परिहार सर, डॉक्टर परवेज बाबर सर और जगदीप सिंह सर. ड्रीम टीम है. मैक्सिमम बच्चे कोटा में जो हैं वो इन सब टीचर्स को जानते हैं और उनका एक, है ना, मतलब ऐसा ड्रीम होता है कि इस टीम से हमें पढ़ने को मिले. तो मैं चाहूंगा कि अगर आप 11 से 12 मूव कर रहे हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं और आप अगर अपने 11th को लेकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं कि मुझे उतना नहीं आता है, आप श्योरली इस ब्रिज कोर्स को ज्वाइन करें एंड इट विल डू वंडर्स फॉर यू. सो गाइस, अगर आप ब्रिज कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है. आपने जो है एक गूगल फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड एज वेल एज लिंक जो है हमने चैट में भी पिन कर रखा है. उस गूगल फॉर्म को भरिए. गूगल फॉर्म को भरने के बाद आपके पास 5 सवाल आएंगे बेटा. उन 5 सवाल का अगर आप सही से जवाब दे देते हैं तो दिस ब्रिज कोर्स विल बी अ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स फॉर यू ऑल. लेकिन अगर मान लीजिए आपके सवाल गलत हो जाते हैं बाय एनी मिस्टेक, तो वो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, क्योंकि दिस इज अ कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर यू ऑल एट वेरी मिनिमल कॉस्ट ऑफ 499 रुपीज. यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक पिज्जा की कॉस्ट में हम जो है इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, और इतने बड़े और अमेजिंग एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का हमें मौका मिल रहा है. तो बेटा फटाफट से उस गूगल फॉर्म को भरिए और चांस पाइए अपने ड्रीम टीम या ड्रीम एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का. थैंक यू सो मच.